Respected Prem sir, respected Chaple ma'am, and respected all teachers and school staff and all my dear friends and students. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Okay. First of all, I express my sincere thanks to school for inviting me to deliver the seminar on Union Budget 2026. Especially thankful to Prem sir, who had given me an opportunity to present my seminar here. Along with it, also extend my sincere thanks to all teacher staff who have arranged this seminar and who help in arranging this seminar. Now I am going to start my seminar on Union Budget 2026. For that, I take a small twist. I stop speaking in English and start in English. Okay? Okay. First of all, who know the budget? The word of budget, anyone can define the budget in your words? No one? Okay. Actually, I was also there at one time when I was student. I never मैंने कभी मेरा हाथ कभी ऊपर नहीं किया. ठीक है, तो आपने भी नहीं किया. चलो ठीक है, आप भी मेरे जैसे ही हो. ठीक है, चलो. देखो, सबसे पहले जो बजट ये वर्ड है ना, ये बजट हर पेरेंट्स अपने लाइफ में यूज़ करता है. जैसे आपके पेरेंट्स, अगर किसी की सैलरी है, कोई सैलरीड है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई भी जैसे या प्राइवेट एम्प्लॉई, जहाँ पे भी आपके पापा नौकरी कर रहे हो या किसी का बिजनेस है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, जैसे हमको पता है कि इस साल हम 5 लाख रुपए कमाने वाले हैं, पापा हमारे 5 लाख रुपए कमाने वाले, तो पापा क्या करेंगे, 5 लाख के हिसाब से इस साल हम कैसे हमारा ईयर कैसे हमारा एक्सपेंड करें, मतलब जो पैसा है किस हिसाब से हम गुड वे में एक्सपेंड करें कि जिस वजह से हमारा घर प्रॉपर तरीके से चल पाए. ठीक है, तो हमारे पापा क्या करते हैं, सबसे पहले ठीक है हमारी अर्निंग कैसे XYZ सोर्स से होती है. पापा को हर महीने 50,000 रुपये आते हैं. पापा उसमें प्लान करते हैं बोलते हैं कि हम ठीक है इस महीने के 10,000 हम राशन में खर्चा करेंगे. ठीक है, उसके बाद में 10,000 हमारा घर का हमने घर बनाया उसका EMI पे करेंगे. ठीक है, उसके बाद में साथ ही साथ पापा बोलते हैं कि हम लोग इस महीने कहीं पिकनिक में जाने वाले हैं, वहाँ पे 5,000 रुपये खर्चा करेंगे. ठीक है, उसके बाद में कभी पापा का एक प्लान रहता है कि हम इस महीने हमारे घर पे फ्रिज लेना है. अभी धूप काला है, अब जैसे समर आ गया है, तो क्या बोलते हैं पापा बोलेंगे इस महीने हमको एक तो कूलर लेना है या AC लेना है, या साथ साथ में AC तो का बजट तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 50 के हिसाब से, तो मैं कूलर का बात करता हूँ. ठीक है, कूलर लेना है, फ्रिज लेना है, तो ये सब चीज़ें प्लान है. तो इनकम और एक्सपेंडिचर, ये जो वर्ड है ना, यही डिफाइन करते हैं बजट. कितना हमारा इनकम हो रहा है और हम किस तरह हमारी गुड लाइफ मतलब गुड लाइफ जो है आगे बढ़ाने में किस हिसाब से हम अच्छे से खर्चा कर रहे हैं, उसको ही एक बजट कहा जाता है. वैसे ही आप एक इमेजिन करो कि हमारा कारंजा एक कंट्री है. कारंजा क्या है? तहसील नहीं है, कंट्री है. इस कंट्री में स्टेट्स है छोटे छोटे. कौन से स्टेट है बताओ, बताओ ना. जो हमारे कारंजा के होंगे या कारंजा के बाहर के होंगे और हमारे टेरिटरी के अंदर के होंगे, हर एक ने अपना अपना नाम अपने अपने गांव का नाम बताना है. ठीक है, आगे कारंजा कोई तो और गांव का नहीं है, दूसरा कोई गांव का
येनगांव भी स्टेट है, ठीक है। उसके बाद में कारंजा, उसके बाद कारंजा के तो ठीक है, उसके बाद नारा, ठीक है। हमने प्लान कर लिया अभी, हमने जैसे आप सबने बताया है कि कारंजा जो है कंट्री है, ठीक है। मैंने बताया है, आपने कंसिडर किया है, ठीक है। कारंजा क्या है? कंट्री है। उसके अंदर स्टेट कौन कौन हैं? जो नारा, ठाणेगांव, सारवाड़ी, ये सब स्टेट है, ठीक है। अब हमें इमेजिन करो कि कारंजा एक ना ऐसा मतलब इस टाइप का एरिया है कि जहाँ पे रोड ही नहीं है, ठीक है, पानी की पाइपलाइन नहीं है, ठीक है। और साथ साथ में हर सुबह हम ना क्या बोलते हैं, हमारे घर पे पानी नहीं होता है, तो हम लोग रोज़ हमारी टंकियाँ भरने के लिए हम लोग कुएं पे जाते हैं, पानी लेके आते हैं, ठीक है। अज्यूम करो, कर ली इमेजिन, ठीक है। हमारा कारंजा इतना पिछड़ा है, ऐसा एक इमेजिन करना है हमको, ठीक है। हमको एक जैसे टैक्स रेवेन्यू से हमको भी एक प्लान करना पड़ेगा कि इस साल हमको अगर कारंजा को डेवलप करना है, या आप आप खुद को ही इमेजिन कर लिए कि आप मिनी फाइनेंस मिनिस्टर हो, क्या मिनी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अगर आप समझ के चलो कारंजा कंट्री है, ठीक है, आप कारंजा कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हो, ठीक है, कौन थे? मिनी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। आपको प्लान करना है कि कारंजा का इनकम कैसा, मतलब कारंजा को अगर चलाना है पूरे कंट्री, कारंजा कंट्री को समझ के चलो, तो आपको किस तरह से कारंजा को का जो इनकम है वो प्लान करना है। तो कारंजा की इनकम कहाँ से आएंगी? हाँ, रेवेन्यू टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे? जैसे समझ के चलो हमारे पास जीएसटी है, इनकम टैक्स है, यहाँ पे बहुत मतलब कारंजा कंट्री है, वहाँ पे लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं। उसके बाद में कोई अपना अगर समझ के चलो कोई बाइक ले रहा है तो बाइक पे रोड टैक्स, आरटीओ का टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में इवन आप स्टूडेंट हो तो आप आपकी बुक्स परचेस कर रहे हो, या बैग परचेस कर रहे हो, या क्लॉथ्स परचेस कर रहे हो, तो उस पर भी आप जीएसटी पे कर रहे हो इनडायरेक्टली। तो इन सब चीज़ों से कारंजा एक हमारा कलेक्ट कर रहा है टैक्स, ठीक है। कारंजा कलेक्ट कर रहा है टैक्स। तो करने के बाद में कारंजा ने कलेक्ट टैक्स कर लिया, समझ के चलो 10 करोड़, ठीक है। हमारे कारंजा किसने? कंट्री ने, क्या कंट्री ने कर लिया है, समझ के चलो XYZ, समझ के चलो 10 करोड़ का टैक्स कलेक्ट। तो अब आप मुझे बताओ कि एज आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, तो मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया कि हमारा मतलब सिचुएशन क्या है कारंजा की, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक एक बताएगा कि आप कहाँ पे खर्चा करोगे। अगर आपके पास 10 करोड़ है, ठीक है, आप कहाँ खर्चा करोगे? आप मिनी फाइनेंस मिनिस्टर हो, क्या? हाँ, तो आप कहाँ खर्चा करोगे? हाँ, ठीक है। तो इन्होंने बोला पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम और रोड्स, ठीक है। उसके बाद में आप क्या डेवलपमेंट करोगे? पानी स्टोर करने के लिए आप कहीं तो कुछ बनाओगे ना, डैम बनाओगे, छोटा सा डैम, मिनी डैम, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशन, हाँ बहुत अच्छी बात करी, एजुकेशन पे खर्चा करोगे, ठीक है। उसके बाद और कोई बोलो एग्रीकल्चर, यस, एग्रीकल्चर को जैसे फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए आप खर्चा करोगे, ठीक है, उनको हेल्प करोगे, कई सब्सिडीज दोगे, ठीक है। और कुछ स्कीम्स लाओगे जिससे उद्योग बढ़े, बिजनेस बढ़े, सब्सिडाइज कोई बिजनेस लाओगे कि जिससे कोई XYZ को व्यक्ति को बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस करना है तो उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो उसको प्रमोट करना है, तो आपकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ कारंजा, ठीक है, वो क्या करेगी? उस चीज़ को क्या करेगी? हाँ, उस चीज़ पे खर्चा करेगी और उसे डेवलप करेगी, ठीक है। इस तरह से ही सेम जैसा आपने बताया, इस तरह से ही सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा एक बजट प्लान करती है, ठीक है। उस हिसाब से उनका एक प्रिडिक्शन होता है कि हमारा जीएसटी का रेवेन्यू XYZ अमाउंट जो है कितना रेज करेगा,
मतलब हम कितना रेस कर पाएंगे ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, इंडिया से रेस कर पाएंगे। वैसे ही सेम क्या बोलते हैं, उसके बाद जीएसटी से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बाद में इनकम टैक्स से होगा, ठीक है, उसके बाद में रोड टैक्स जो है, जो हर एक जिनके पास कार टू व्हीलर जो भी होगी, कार टू व्हीलर जो भी होगी, तो हमारा रोड टैक्स हम पे करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो एक टैक्स रहेगा एक टाइप से। और उसके बाद हमारा जैसे नगर पंचायत है, एक टाइप से नगर पंचायत एक हाउस टैक्स लेता है, घर टैक्स बोलते हैं जिसे, ठीक है, तो घर टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट होता है। उसके बाद ऐसे बहुत से मल्टीपल टैक्सेस है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम टैक्स कलेक्शन करता है। वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद में मतलब वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इस साल उनके पास तो ऑलरेडी पैसा कुछ फंड में भी रहता है रिजर्व, पर वो बजट बनाते हैं कि ये जो अब जैसे ये जो बजट था, ये बजट 2026 था। बजट कब बनाया जाता है? हाँ, 1 फेब। किस साल के लिए बनाया जाता है? अब जैसे 1 फरवरी को बजट आया, ठीक है, 2026। ये बजट कब के लिए बनाया गया है? 26-27, ठीक है। अब मुझे बताओ 26-27 के लिए तो कौन से डेट से कौन से डेट तक? नो, बताओ, एनीवन कैन आंसर? नो, बजट सिंस 1 अप्रैल 2026 एंड एंड विथ बजटेड ईयर 26-27 बोला ना आपने, मार्च 2027, 31 मार्च 2000, तो ये पीरियड के लिए बजट बना हुआ है, ठीक है। तो बजट किसके लिए बना, कौन सी डेट के लिए बना है, एक बार रिपीट करो। 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027, ओके। तो ये जो बजट है ये जो पर्टिकुलर आप मैंने 12 मंथ के लिए बजट बनाया ईयर, इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। तो पहले कैसा था फाइनेंशियल ईयर, ये वर्ड यूज़ होता था। बजट 25 तक, बजट 2025 का जो हुआ था बजट, तो उसके अंदर भी वर्ड जो है ना फाइनेंशियल ईयर का मतलब यूज़ हुआ था। पर अभी जो है ना, जो ईयर रहेगा इनकम टैक्स के हिसाब से, इसे जो वर्ड यूज़ करेंगे, इसे करेंगे टैक्स ईयर। टैक्स ईयर 26-27, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 को ही हम टैक्स ईयर 26-27 बोलेंगे, ठीक है। अब समझ के चलिए, अब मुझे ये जो बजट आया, ये बजट जो रहता है जनरली फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बजट को बनाता है। जैसे जो एफएमओ ऑफिस रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस, उसके अंदर मल्टीपल आईएएस एक्सपर्ट्स वहाँ पे होते हैं जो इस बजट को स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है, इस बजट को बनाते हैं। तो इसमें हर एक चीज़ की प्लानिंग होती है। जैसे आप समझ के चलो, जैसे अब जैसे मैंने आपको बताया था, कारंजा एक कंट्री है, कारंजा में स्टेट्स है। तो जितनी भी स्टेट है छोटी छोटी, जैसे आप समझ के चलो एक इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कितने सारे स्टेट है, कितने स्टेट है टोटल? ठीक है, तो मुझे भी नहीं याद, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ होगी यूनियन टेरिटरी हो गया, स्टेट हो गया, ये सब चीज़ें जो है, इन सब के लिए ये बजट जो है ना ऑल ओवर इंडिया के लिए बनता है, ना कि पर्टिकुलर एक दिल्ली, ऐसा कुछ वर्ड नहीं। दिल्ली में बजट बनता है पर ऑल ओवर इंडिया के लिए बनता है। तब ये बजट में होता है ऐसा है कि बजट में पूरा से मतलब हर एक चीज़ को ध्यान में रख के कहाँ कहाँ खर्चा करना है, उसका कहाँ मतलब ज़रूरत देखते हैं सबसे पहले कि कहाँ पे ज़रूरत है। आज समझ के चलो कि इतने सारे वार हो रहे हैं, ठीक है, यूक्रेन वगैरह की आपने सुने होंगे कि यहाँ पे वार चल रहा है, वहाँ पे वार चल रहा है। तो इन सबको कंसीडर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, यार अगर देखो अगर वार हुआ गलती से भी, तो हमको पहले से ही हमारा बजट बना के रखना पड़ेगा कि वहाँ पे हम हमारा खर्चा करके रखें। तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेपन्स में एक्सपेंडिचर करेंगे। उसके बाद में डिफेंस को स्ट्रांग बनाएंगे, डिफेंस में वेपन लाके, या जो है जैसे वेपन्स में क्या रहता है यार, कुछ आइटम जैसे
फाइटर जेट्स जो रहता है ना, फाइटर जेट्स, सब चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करती है और हमारा जो डिफेंस को स्ट्रांग बनाती है। इसके लिए कैसा इस बार जो बजट आया है, जनरली हम बजट को इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से देखते थे। आज तक ऐसा था कि कोई भी पूछता था एज अ सीए को, यार बजट में क्या हुआ, कुछ बेनिफिट मिले क्या। आज से जो है ना उसका जो व्यू है चेंज हो गया। आज से जो बजट है वो हर एक आम इंसान अपने हिसाब से देखेगा। पहले क्या था, एज अ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीए को ही बोलते थे यार बजट में क्या हुआ, कुछ बेनिफिट आएगा। बजट में सिर्फ इसकी मतलब उल्लेख होता था कि कुछ बेनिफिट टैक्स पेयर को मिलेगा क्या। पर ये जो बजट आया ये सबके लिए आया। इस बार इनकम टैक्स में ज़्यादा कुछ उन्होंने मतलब उन्होंने ज़्यादा इनकम टैक्स में ना हमको कुछ बताया ज़्यादा के बेनिफिट इसमें है उसमें है। उन्होंने जो रेगुलर था उसको, जो पिछला बजट था उसको ही कैरी फॉरवर्ड किया। और जो बाकी जो एक्सपेंडिचर करना है, जैसे इस बार ऐसा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता ऐसा है कि हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं इंडिया का, तो इंडिया की, ठीक है, तो इंडेक्स बोलते हैं हम हमारे लैंग्वेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस बार बजट में ऐसा हुआ है कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको प्रायोरिटी में रखा है और सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही खर्चा होगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मतलब रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, रोड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, और मल्टीपल डैम हो गया। उसके बाद में जितने भी पाइपलाइन, ये जितने भी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी दी है। सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने वाला है। लगभग जो खर्चा है मैं बता देता हूँ आपको, एक्सपेंडिचर जो है इस बार जो गवर्नमेंट करने वाली है वो टोटल 29 लाख करोड़, ठीक है। हम 10 करोड़ की बात कर रहे थे, ठीक है, पर हमारी जो मतलब कारंजा के लिए, ठीक है, पर हम इंडिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो 28.8 करोड़, सॉरी 8 लाख करोड़, 28.8 लाख करोड़, इतना खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरऑल करने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी जो मैंने आपको बताया था, टॉप प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप प्रायोरिटी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने जो बताया, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा होने वाला है वो होने वाला है नेशनल हाईवेज, ठीक है। इस बार नेशनल हाईवे पे खर्चा होने वाला है। उसके बाद में रेलवे मॉडर्नाइजेशन, रेलवे को और मॉडर्न तरीके से मॉडर्न रेलवेज बनाएगी। जैसे हम टीवी में देखते हैं, जैसे कोई लंदन की ट्रेन्स, हमारे ट्रेन में उनकी ट्रेन में फ़र्क है ना। हमारे ट्रेन में जाओगे तो किधर भी कुछ मतलब हाइजीन थोड़ी कम दिखती है, हाइजीन नहीं होती हमारे इंडिया के ट्रेन में। मैक्सिमम मतलब जो लोअर क्लास जो ट्रेन होती है जनरली, तो उसमें हाइजीन रहती है। एसी में ठीक है, एसी में हाइजीन होती है, पर अभी गवर्नमेंट को मॉडर्नाइजेशन करना है, ये इनको डेवलप कंट्री बनाना है। अभी फ़िलहाल की स्टेज में जो इंडिया है ये डेवलपिंग कंट्री है, एज ए डेवलपिंग नेशन हम बोल सकते हैं। डेवलप नहीं हुआ है। जो अमेरिका, ये जो बड़े बड़े जो सिटीज़ है ये डेवलप्ड है, ठीक है, ये ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो इंडिया जो है ये डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलप बनाने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो खर्चे को ही हम लोग जो एक डेवलपिंग एक्सपेंडिचर हम बोलेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ टॉप प्रायोरिटी। तो इसके अंदर सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में नेशनल हाईवे में सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है। आपने अगर देखे होंगे 2007 किसी का मतलब मेरे हिसाब से ये आपका बर्थ कब का है, ये क्लास 2011, ठीक है। आपने नहीं देखा, आपने अगर देखा था 2008 या 7 के पहले, तो ये जो आपको 4 लेन दिख रहा है नेशनल हाईवे, ये 2 लेन था, ठीक है, और रास्ता भी बहुत ख़राब था, ठीक है। आपको पहुंचने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते थे नागपुर, ठीक है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब बजट बनाया है, तो उन्होंने नेशनल हाईवे को प्रायोरिटी दी।
टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो आज देखो 2007 से ये प्लानिंग तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ होगा, जब से इंडिया स्वतंत्र हुआ होगा, तब से चल रही है प्लानिंग। पर देखो आप हमने जो डेवलपमेंट देखी है हमारे कारंजा की, या हमारे नेशनल हाईवे की, या जो हमने नागपुर की डेवलपमेंट देखी हमारे आंखों के सामने से, उसके ऊपर से मैं बता रहा हूँ। नेशनल मुझे रेलवे मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं कि हमने देखा है कि 2000 मैं जब नागपुर गया था मेरे आर्टिकलशिप की पीरियड में 2014 को 2014 को हम लोग, मैं जब नागपुर गया था तो नागपुर एक अलग था। नागपुर में सिर्फ रोड थे, मेट्रो नहीं थी, ठीक है। आज के डेट में देखोगे, आज के डेट में देखोगे आप तो पूरे मेट्रो से भरा हुआ, मेट्रो जहाँ जाओगे मेट्रो लेन है, बराबर। तो इसे ही हम डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। वैसे ही ये जो बजट हुआ है, ये कोई जैसे अब समझ के चलो हमारे ये जो नागपुर का तो एक्सपेंडिचर हो गया, अब नागपुर के अंदर और एक्सपेंडिचर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब जहाँ तक आई होगी, जैसे हिंगना तक मेट्रो आई होगी, या XYZ एक कलमना एक मार्केट है, वहाँ तक जैसे जहाँ तक भी मेट्रो गई होंगी, अब नागपुर ये सोचेगा कि हमको और आगे बढ़ा, ये मेट्रो का जो दायरा है और बड़ा करना है। तो जो एक्सपेंडिचर जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने किया, तो इंडियन गवर्नमेंट जो फंड है वो नागपुर को देगी। नागपुर हमारा पूरा नागपुर हम मेट्रो जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है, रोड डेवलप करेगा। यहाँ पे 4 लेन थे, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि 6 लेन हो जाए, समझे। एक टाइम ऐसा था कि जब रोड नहीं थे तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया, तो उन्होंने रोड से 2 लेन बनाया, 2 लेन से आज 4 लेन है, और भविष्य में आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो 6 लेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे बना है, वैसे ही और कोई एक्सप्रेस हाईवे बनेगा। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद में आता है मेट्रो एक्सपेंशन, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में पोर्ट्स, लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स। पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स मतलब जैसे पोर्ट, जैसे एक मुंबई पोर्ट है जहाँ पे जो शिप से आती है, कुछ वहाँ से इंपोर्ट होता है, कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, और पोर्ट को डेवलपमेंट करेंगे, पोर्ट जहाँ पे होगा उसको और एक्सपांड करेंगे, तो इसे कहते हैं हम लोग पोर्ट का डेवलपमेंट। लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स मतलब समझ के चलो, हम लोग जैसे एक लॉजिस्टिक कॉरिडोर हम इसको भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मिहान जो है एक लॉजिस्टिक कॉरिडोर जैसा ही है, जहाँ पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। वहाँ पे मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट पार्क जैसा है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बहुत सा। तो साथ ही साथ इसको इसे ही हम लोग बोलेंगे पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स को एक्सपांड करेंगे, वहाँ पे वो खर्चा करेंगे। साथ साथ में इन सब चीज़ों से देखो, अब देखो ये खर्चा हो गया, ये खर्चे की वजह से देखो आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इसका इम्पैक्ट देखो। अब मैंने क्या बोला था आपको, खर्चा किया, यहाँ पे रोड बन गया, रोड बनने के बाद में आप यहाँ पे टोल बन गया है, 2 जगह टोल बन गए हैं, टोल बन गए, टोल के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। उसके बाद में गार्डनिंग के टेंडर्स जाते हैं, जैसे अब ये जो रोड पे जो बीच में प्लांटेशन होता है, वो किसी को XYZ को टेंडर है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वहाँ पे। आपको आपने कभी जाते हो देखे होंगे लोग कटाई करते हैं, मतलब जो रोड पे का जो कटाई, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट। तो ऐसे जब मेट्रो बनी है तो मेट्रो में एम्प्लॉयमेंट लगेगा चलाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए लगेगा, उसके साथ साथ मतलब मुझे लगता है स्टाफ लगेगा, टिकट काउंटर लगेगा। तो इस वजह से कैसा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट का एक्सपेंडिचर का मीनिंग ये है कि एक्सपेंडिचर तो होगा, एक्सपेंडिचर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो पैसा है, जो एक आमदनी एक लोगों की बढ़ेगी। हमारे यहाँ पे समझ के चलो कोई XYZ बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, बड़ा प्रोजेक्ट आने के बाद में कारंजा के जो लोग हैं, जैसे बाहर जाने वाले थे जो काम करने के लिए, वो कारंजा में काम करेंगे और अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो इसे ही बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब सेकेंड प्रायोरिटी जो गवर्नमेंट ने कंसिडर की है वो डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी। तो इसमें ऐसा होगा कि लगभग 5 सेकेंड है, हाँ, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो करने वाले थे। मैंने आपको जो अमाउंट बताया था ना, वो 28.8 बताया था, वो 26.8 है, सॉरी आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में जो डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी जो है डिफेंस, उसमें जो खर्चा होने वाला है वो होने वाला है 5.94 लाख करोड़, ठीक है। कितना? 5.94 लाख करोड़,
इसके अंदर मॉडर्न वेपन, वो लोग क्या परचेस करेंगे इंडिया, मॉडर्न वेपन, ठीक है। उसके बाद में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग्स, मतलब उसका जैसे हमारे यहाँ पे हमने देखे हैं मैन्युफैक्चरिंग, आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में बॉम्ब मैन्युफैक्चर होते हैं। क्या होता है? बॉम्ब। आप जाओगे, हाँ हाँ, बाजारगांव के आगे डिफेंस का बहुत बड़ा सेक्टर है, वाड़ी में भी बने। तो ये सब चीज़ें ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह है, तो यहाँ पे बारूद, बॉम्ब, ये सब चीज़ें बनती है जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंस के लिए सप्लाई होता है, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें वो डेवलप करेंगे कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हम बाहर से इंपोर्ट करने से अच्छा है वो खुद ही हम बॉम्ब बनाएं और हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, डिफेंस के लिए वो दे, ठीक है। उसके बाद में एयरक्राफ्ट मीन जो मैं अपने जेट, फाइटर जेट्स जो बोलते हैं, फाइटर जेट्स, बहुत सारे फाइटर जेट्स वो इंपोर्ट करेंगे या बनाएंगे उनके हिसाब से, उनको जो सही लगे, उसके ऊपर खर्चा होगा। साथ साथ में शिप्स, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेवी का देखे आपने, शिप्स वगैरह रहती है तो इसमें खर्चा होगा। ऐसे नेशनल सिक्योरिटी में हम बहुत सारा खर्चा करेंगे, ठीक है। सेम आप को रिलेट करो, क्या हमारा सेम मैंने क्या बोला था, कारंजा एक कंट्री है, कारंजा कंट्री की जो टेरिटरी है, यहाँ पे आर्मी वाले आना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। वो कब्जा करना स्टार्ट कर दिए कि ये हमारा एरिया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो भी मिलिट्री, कारंजा की जो मिलिट्री हम लाएंगे, हम बॉर्डर पे खड़ी कर देंगे, ठीक है। फेंचिंग करेंगे, तार की फेंचिंग करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे। ऐसा ये जो एक, वैसे ही इंडिया कर रही है। इंडिया क्या कर रही है, सेम इंडिया हमारी जो बॉर्डर को स्ट्रांग कर रही है, फेंचिंग कर रही है, वहाँ पे मिलिट्री, वहाँ पे मिलिट्री जितने भी आप जैसे आप कमांडोज ये सब चीज़ सुनी होंगी, हाँ, मिलिट्री मैन सुने होंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वो लोग वहाँ पे देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसा वहाँ पे उनके लिए एक सही वेपन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको देगी और वो उनसे अच्छे तरीके से और तरीके से वो अपने इंडिया का रक्षण कर पाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ होगी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, मतलब डिफेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब कैसा बताता मैं आपको, जैसे हमने स्कीम सुनी होंगी, जैसे कोई गवर्नमेंट अभी जैसे चल रहा है, घर, किसी को घर बनाने के लिए घरकुल योजना, समझे ना, ये रूरल और अर्बन एरिया को डेवलप करने के लिए है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ पार्ट, जैसे आपका घर आप डेवलप करो